नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक बहमनी सल्तनत की स्थापना और उसके विघटन के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में संपूर्ण साम्राज्य में एक प्रकार से अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, जिसका कारण निरंतर हो रहे विद्रोह थे। ऐसे ही विद्रोह वो दक्षिण भारत में भी हो रहे थे और दक्षिण भारत में ऐसे ही उपद्रवों या विद्रोहों के कारण दो नए राज्यों की स्थापना हुई। एक हिंदू राज्य था विजयनगर तथा दूसरा था बहमनी सल्तनत। आज हम बहमनी सल्तनत की स्थापना और उसके 5 विभिन्न राज्यों में विघटन के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के जो अंतिम वर्ष थे, उन अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो नियुक्त किए गए मुस्लिम अमीर थे, जिन्हें अमीर ए सादाह कहा जाता था, इन अमीर ए सादाह में मोहम्मद बिन तुगलक की निरंकुश और अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण एक प्रकार से आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इसी आक्रोश के कारण, इसी असंतोष के कारण उन अमीर ए सादाह ने मिलकर मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के पश्चात इन अमीर ए सादाह ने मिलकर जो शाही अधिकारी थे, उन शाही अधिकारियों को पराजित कर दौलताबाद, जिसे पूर्व में देवगिरी कहा जाता था, पर अधिकार कर लिया और देवगिरी पर यानी दौलताबाद पर अधिकार करने के पश्चात इन अमीर ए सादाह ने अपने में से ही एक सबसे वृद्ध और अनुभवी अमीर इस्माइल मख अफगान को अपना नेता चुन लिया तथा उसे सर्वसम्मति से सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि के साथ देवगिरी यानी दौलताबाद का सुल्तान घोषित कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को इस विद्रोह की सूचना मिली तो वह स्वयं इस विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण भारत आए। वह इन विद्रोही अमीर ए सादाह को पराजित कर दौलताबाद पर अधिकार करने में सफल रहा, परंतु वह धारागिरी के दुर्ग में मोर्चा जमाकर बैठे हुए नासिरुद्दीन यानी कि इस्माइल मख अफगान को पराजित करने में असफल रहा। साथ ही साथ गुलबर्गा के शक्तिशाली दुर्ग में मोर्चा जमाकर बैठे हसन गंगू, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, हसन गंगू को पराजित करने में और उन्हें बंदी बनाने में असफल रहा। धारागिरी और गुलबर्गा के दुर्ग की घेराबंदी के दौरान ही गुजरात में वो सुल्तान को एक अप्रत्याशित विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में उसे धारागिरी और जो गुलबर्गा का दुर्ग था उसकी घेराबंदी उठाकर गुजरात की तरफ वो लौटना पड़ा। लौटते समय वह अपने सेनानायक इमादुल मुल्क को दौलताबाद का वो दायित्व सौंप कर गए, परंतु सुल्तान के लौटते ही इन अमीर ए सादाह ने पुनः संगठित होकर दौलताबाद पर अधिकार कर लिया और जो शाही सेनानायक इमादुल मुल्क था उसको पराजित करके दौलताबाद से खदेड़ दिया। दौलताबाद पर अधिकार करने के इस सैन्य अभियान में जो हसन कांगू था उसने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया था और दौलताबाद पर पुनः अधिकार करने में सर्वाधिक भूमिका भी इसी हसन कांगू की थी।
और उसकी लोकप्रियता भी अमीर सदाह के मध्य बढ़ चुकी थी। ऐसी स्थिति में नासिरुद्दीन यानी कि इस्माइल मक अफगानी ने स्वेच्छा से अपना जो सिंहासन है, दौलताबाद का सिंहासन, वो हसन कांगू के पक्ष में है वो त्याग दिया। क्योंकि एक तो वह वृद्ध था, दूसरा वह स्वयं को इस पद के योग्य नहीं समझता था, और हसन कांगू जो है वो अमीर सदाह में वो पर्याप्त लोकप्रिय हो चुका था। ऐसी स्थिति में उसने उसके पक्ष में सिंहासन त्याग देना ही उचित समझा। इस्माइल मक अफगान के द्वारा सिंहासन त्याग देने के पश्चात हसन कांगू 13 अगस्त 1347 ईस्वी को दौलताबाद के सिंहासन पर अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि के साथ बहमनी सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। यद्यपि उसका राज्याभिषेक दौलताबाद में हुआ, परंतु उसके द्वारा स्थापित राज्य उसकी उपाधि बहमन शाह के कारण ही कालांतर में बहमनी सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बहमनी नाम को लेकर भी मध्यकालीन इतिहासकारों ने अलग अलग जो विवरण है वो दिए हैं। फरिश्ता ने है वो एक अलग ही तथ्य विवरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर बहमन शाह जो है वो 13 अगस्त 1347 ईस्वी को बहमनी सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना, जिसने 1358 ईस्वी तक है वो शासन किया। हसन कांगू या अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर बहमन शाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी नहीं मिलती। यद्यपि सिंहासन पर बैठने के पश्चात वह एक शक्तिशाली और योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा अपने निरंतर युद्धों और सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप वह बहमनी नवस्थापित बहमनी सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने में भी सफल रहा। उसी के प्रयासों से बहमनी सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में बेनगंगा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पश्चिम में दौलताबाद तक तथा पूर्व में तेलंगाना स्थित भोंगीर के प्रदेश तक वो विस्तृत हो गई थी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ उसने नवस्थापित बहमनी सल्तनत को एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान करने का प्रयास किया, और इसी क्रम में उसने बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों दौलताबाद, गुलबर्गा, बरार और बीदर, इन 4 प्रांतों में अपनी सल्तनत को विभाजित किया। प्रत्येक सल्तनत में एक अधिकारी नियुक्त किया जो सूबेदार कहलाता था। यह प्रांतीय सूबेदार सैनिक और असैनिक सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करता था। बहमन शाह की 1358 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बहमनी सल्तनत में अनेक सुल्तान हुए, जैसे कि मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद प्रथम, दाऊद, मुजाहिद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, मोहम्मद शाह। देखिए, बहमनी सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय, जिसने कि 1462 से लेकर 1483 ईस्वी तक वो शासन किया था, उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र सुल्तान महमूद शाह की उपाधि के साथ बहमनी का सुल्तान बना। लेकिन महमूद शाह जो है वो अत्यंत ही अयोग्य और भोग विलासी सिद्ध हुआ, और उसकी इसी अयोग्यता का लाभ उठाकर बहमनी के दरबार में
जो गुटबंदी है और जो अमीरों के मध्य षड्यंत्र होने प्रारंभ हो गए। दरबारी षड्यंत्रों ने एक प्रकार से प्रांतीय सूबेदारों और अधिकारियों को भी प्रभावित किया। दरबारी षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप प्रांतीय सूबेदारों को हटाया जाने लगा और उनके स्थान पर अपने मनोनुकूल व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में प्रांतीय सूबेदारों के मध्य असंतोष उत्पन्न हो गया और इसी असंतोष के कारण सर्वप्रथम 1484 ईस्वी में, यानी उसके सिंहासन पर बैठने के, महमूद शाह के सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष के भीतर ही 1484 ईस्वी में बरार का जो प्रांत था उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 1489 ईस्वी में बीजापुर के प्रांतीय सूबेदार ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी प्रकार 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में जो अहमदनगर था, अहमदनगर प्रांत ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार बहमनी सल्तनत जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया और 1518 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही 1518 ईस्वी में गोलकुंडा जो था, गोलकुंडा ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद शाह के बाद 3 सुल्तान है वो क्रम अनुसार सुल्तान ने जो अत्यंत ही अयोग्य और अल्प समय के लिए शासक सिद्ध हुए। बहमनी सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था कलीमुल्ला शाह, जो कि बाबर के आक्रमण के समय बहमनी सल्तनत का सुल्तान था। 1527 ईस्वी में कलीमुल्ला शाह की भी मृत्यु हो गई और कलीमुल्ला शाह की मृत्यु के साथ ही जो बहमनी साम्राज्य था या बहमनी सल्तनत थी उसका वैधानिक रूप से है वो एक प्रकार से अंत हो गया। और इसी बहमनी सल्तनत के भग्नावशेषों पर 5 भिन्न भिन्न राज्यों का, मुस्लिम राज्यों का है वो उद्भव हुआ, जिनमें सर्वप्रथम स्थापित राज्य जो था वो बरार था। हमने देखा कि महमूद शाह के सुल्तान बनने के 1 वर्ष के भीतर ही बरार का जो प्रांतीय सूबेदार था फतेह उल्लाह इमाद शाह, बरार के प्रांतीय सूबेदार फतेह उल्लाह इमाद शाह ने दरबारी गुटबंदी से व्यथित होकर 1484 ईस्वी में बरार को जो है वो बहमनी सल्तनत से पृथक कर लिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की है वो घोषणा कर अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने एलिचपुर को अपनी राजधानी बनाया। फतेह उल्लाह इमाद शाह द्वारा जो स्थापित राजवंश था वो उसकी उपाधि इमाद शाह के नाम पर ही इमाद शाही के नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात उसका जो वंश था वो इमाद शाही वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1575 ईस्वी में अहमदनगर के शासकों के द्वारा बरार को है वो अहमदनगर में विलय कर लिया गया और इसी के साथ 1484 ईस्वी में बरार का जो एक स्वतंत्र प्रांत या स्वतंत्र राज्य के रूप में जो अस्तित्व प्रारंभ हुआ था वो 1575 ईस्वी में अहमदनगर के द्वारा स्वयं में विलय के साथ ही उसका अस्तित्व जो है वो सदैव के लिए समाप्त हो गया। बहमनी सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला जो दूसरा राज्य था वो था बीजापुर। देखिए, बहमनी सल्तनत के भग्नावशेषों पर खड़े होने वाले 5 मुस्लिम राज्यों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ वो था बीजापुर। बहमनी सल्तनत के अधीन बीजापुर प्रांत का जो प्रांतीय सूबेदार था यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह ने भी 1489 ईस्वी में दरबारी गुटबंदी से व्यथित होकर
बहमनी सल्तनत से अपने जो संबंध है वो विच्छेद कर लिए और बहमनी को जो बीजापुर है उसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर स्वयं को एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया। यूसुफ आदिल शाह के नाम पर ही उसका वंश कालांतर में आदिल शाही वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन आदिल शाही शासकों ने मुगल शासक औरंगजेब तक के शासनकाल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कठोर प्रयास किए। इन आदिल शाही शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति के द्वारा बीजापुर राज्य का पर्याप्त विस्तार भी किया। बीजापुर के शासकों को लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य के साथ भी निरंतर संघर्ष करने पड़े और विजयनगर के पतन के पश्चात दक्षिण में मुगल शासक औरंगजेब के आगमन के पश्चात बीजापुर के शासकों ने मुगलों की विस्तारवादी नीति का भी डटकर सामना किया, परंतु अंत में 1686 ईस्वी में औरंगजेब बीजापुर की स्वतंत्रता का अंत कर उसे जीतने में सफल रहा और औरंगजेब के द्वारा 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में वो मिला लिया गया। तीसरा जो बहमनी सल्तनत के भग्नावशेषों पर खड़ा हुआ राज्य था वो था गोलकुंडा। देखिए, मुसलमानों के अधिकार में जाने से पूर्व जो गोलकुंडा का जो राज्य था या गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है वो वारंगल राज्य के नाम से प्रसिद्ध था और बहमनी सल्तनत के अधीन गोलकुंडा जो प्रांत था उस गोलकुंडा प्रांत का प्रांतीय सूबेदार जो है वो कुतुब शाह नामक एक तुर्की सरदार था। बहमनी के सुल्तान महमूद शाह के समय उसे तेलंगाना वाले इस क्षेत्र अर्थात वारंगल के इस क्षेत्र का प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया गया, परंतु कुतुब शाह जिसके वजीर कासिम बरीद के साथ है वो अच्छे संबंध नहीं थे, यानी सुल्तान महमूद शाह का जो वजीर था वजीर कासिम बरीद वो एक प्रकार से कुतुब शाह को पसंद नहीं करता था और उसी के बुरे व्यवहार से व्यथित होकर कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की है वो घोषणा कर दी और स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य की स्थापना की। उसके नाम पर ही उसका वंश कालांतर में कुतुब शाही वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और गोलकुंडा के इस कुतुब शाही वंश ने मुगलों के विस्तारवादी के विरुद्ध भी निरंतर संघर्ष किया, डटकर सामना किया, परंतु औरंगजेब के द्वारा अंत में 1687 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य को है वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी के साथ गोलकुंडा साम्राज्य का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। शेष दो राज्य हैं अहमदनगर और बिदर, उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम बहमनी सल्तनत के पतन के कारणों के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।